अरस्तु का संविधानों का वर्गीकरण भाग 2। कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर, गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज, अलवर। हमने अरस्तु के संविधानों या शासनों का वर्गीकरण से पहले अरस्तु के संविधान संबंधी विचार पढ़े थे इससे पहले के अंक में, और अब हम संविधानों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। अरस्तु, जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि राज्य, संविधान और सरकार में कोई अंतर नहीं करता। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अरस्तु के संविधानों या शासनों के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। आधुनिक युग में संविधान, राज्य एवं शासन इन तीनों में अंतर माना जाता है, किंतु अरस्तु इन तीनों में कोई अंतर नहीं करता है। अरस्तु ने संविधानों के वर्गीकरण हेतु दो प्रमुख आधार स्वीकारे हैं, अर्थात अरस्तु ने दो आधारों पर संविधानों का या शासनों का या सरकारों का वर्गीकरण किया है। पहला है संख्यात्मक आधार और दूसरा है नैतिक आधार। संख्यात्मक आधार के आधार पर, अर्थात शासन सत्ता का प्रयोग कितने लोगों द्वारा किया जाता है, जैसे वो व्यक्ति एक है या कुछ हैं या अनेक हैं। यदि एक शासन सत्ता का प्रयोग करते हैं, एक कोई व्यक्ति करता है, तो उसे राजतंत्र या राजा बोला जाता है। और जहाँ शासन सत्ता का प्रयोग कुछ उच्च वर्ग के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, उसे कुलीन तंत्र बोला जाता है। जहाँ शासन सत्ता सभी व्यक्तियों में निहित होती है, और उसे प्रजातंत्र कहा जाता है। संविधानों के वर्गीकरण का दूसरा आधार है नैतिक या अथवा गुणात्मक आधार। इस आधार पर अरस्तु ने संविधानों को पुनः दो वर्गों में विभाजित किया है, शुद्ध या स्वाभाविक रूप और दूसरा है विकृत रूप। अरस्तु के अनुसार जब शासक वर्ग सामान्य हित की वृद्धि के लिए शासन करता है, तो वह शासन का शुद्ध रूप होता है, और यदि शासक वर्ग स्वार्थ सिद्धि के लिए शासन करता है, तो वह शासन का विकृत रूप होता है। अरस्तु का राज्य एवं संविधानों का वर्गीकरण। अरस्तु ने राज्य एवं संविधानों के वर्गीकरण के तीन शुद्ध तथा तीन विकृत रूप बताए हैं, जिनमें इस सारणी के द्वारा हम देखेंगे कि यदि एक व्यक्ति का शासन है, उसे शुद्ध रूप उसका राजतंत्र होगा, और उसका अशुद्ध रूप निरंकुश तंत्र है, जिसे विकृत शासन बोला जाता है। ये दोनों एक ही व्यक्ति के शासन है। यदि राजतंत्र में राजा जन सामान्य के हित में शासन करता है, तो राजतंत्र बोला जाता है, और यदि वह राजा शक्तियों का दुरुपयोग करे और स्वहित में शासन करने लग जाए और जनता पर अत्याचार करे, तो वह निरंकुश तंत्र में बदल जाता है और इस शासन का विकृत रूप होता है। इसी प्रकार कुछ व्यक्तियों का शासन, कुछ उच्च वर्ग के व्यक्तियों का शासन, यदि वो सामान्य हित में शासन करते हैं, तो शासन का शुद्ध रूप कुलीन तंत्र बोला जाता है, और यदि वो उच्च वर्ग के लोग अपने हित के लिए शासन करते हैं, तो वह धनिक तंत्र या वर्ग तंत्र में बदल जाता है, जिससे शासन का विकृत रूप कहा जाता है। इसी प्रकार अनेक व्यक्तियों का शासन, यदि कुछ मध्यम वर्ग के व्यक्ति यदि शासन सत्ता मध्यम वर्ग के हाथ में आ जाए और वो जनता के हित में ही शासन करे, तो उसे संवैधानिक तंत्र या संयत प्रजातंत्र कहा जाता है। और यदि वो व्यक्ति संपूर्ण जनता में शासन सत्ता निहित होती, लेकिन वे जनता के हित में शासन न करके अन्य वर्गों पर अत्याचार करें, तो संवैधानिक तंत्र का विकृत रूप हो जाता है, जैसे लोकतंत्र या भीड़ तंत्र। अरस्तु जिसे भीड़ तंत्र कहता है की स्थापना होती है। ये पॉलिटी का अर्थात संवैधानिक तंत्र का विकृत रूप है। इस प्रकार अरस्तु ने शासन के तीन शुद्ध और तीन विकृत रूप बताए हैं। पहला है राजतंत्र। राजतंत्र में राज्य की संपूर्ण सत्ता एक प्रतिभा संपन्न तथा सद्गुणी शासक के हाथ में केंद्रीय होती है, और वह सामान्य हित में शासन करता है। दूसरा है निरंकुश तंत्र। ये राजतंत्र का विकृत रूप है।
इसमें भी राज्य की संपूर्ण सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होती है, किंतु वह नैतिक गुणों से हीन होता है और इसलिए वह सामान्य हित की उपेक्षा करता है, केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति करता है। तीसरा है कुलीन तंत्र। इसके अंतर्गत राज्य की प्रभु सत्ता कुछ ऐसे व्यक्तियों के हाथों में होती है जो धनिक वर्ग के होते हैं और कुल व गुणों की दृष्टि से भी श्रेष्ठ होते हैं। ये कुछ व्यक्ति सामान्य हित में शासन करते हैं तो उसे कुलीन तंत्र बोला जाता है, और जब यही व्यक्ति शासन सत्ता का दुरुपयोग कर अपने हित में शासन करते हैं तो इसे धनिक तंत्र या अल्प तंत्र बोला जाता है। इसी प्रकार संयत प्रजातंत्र या संवैधानिक तंत्र, संविधान के इस रूप के अंतर्गत राज्य की प्रभु सत्ता मध्यम वर्ग के हाथ में केंद्रित होती है। यह मध्यम वर्ग सामान्य हित में शासन करता है। अरस्तु का मत है कि किसी भी राज्य में धनिक वर्ग की तुलना में मध्यम वर्ग के सदस्यों की संख्या अधिक होती है, अतः वह इसे अनेक व्यक्तियों का शासन कहता है। अरस्तु यह भी बताता है कि मध्यम वर्ग की आस्था विधि में अधिक होती है और वह क्रांतिकारी परिवर्तनों का समर्थक नहीं होता है, अतः संवैधानिक तंत्र में विधि का शासन होता है और इसमें स्थायित्व होता है। छठवां है ये जो लोकतंत्र, जिसे अरस्तु भीड़ तंत्र भी कहते हैं। संविधान का यह रूप संवैधानिक तंत्र का विकृत रूप है। संविधान के इस रूप के अंतर्गत राज्य की प्रभु सत्ता निर्धन वर्ग के हाथ में केंद्रित होती है। अरस्तु के अनुसार किसी भी राज्य में निर्धन वर्ग की संख्या अत्यधिक होती है, अतः वह इसे बहुमत का शासन भी कहता है। निर्धन वर्ग में शिक्षा एवं साधनों का अभाव होता है और वह संपन्न वर्ग के प्रति ईर्ष्यालु भी होता है। प्रजातंत्र में सामान्य हित की उपेक्षा की जाती है और गरीब वर्ग के स्वार्थों की पूर्ति के लिए शासन किया जाता है। इस प्रकार अरस्तु ने शासन के ये 6 रूप बताए, जिनमें से 3 शुद्ध हैं, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और संयत प्रजातंत्र, और 3 विकृत रूप हैं जिन्हें निरंकुश तंत्र और धनिक तंत्र, लोकतंत्र कहा जाता है। आगे है अरस्तु के संविधानों के वर्गीकरण की विशेषताएं। पहला है शासन के उद्देश्य का महत्व। इसके अंतर्गत अरस्तु ने इस विचार को स्वीकार किया है कि शासन की श्रेष्ठता उसके उद्देश्य से तय की जाती है। केवल उन संविधानों अथवा शासन प्रणालियों को ही श्रेष्ठ माना जा सकता है जो सामान्य हित में शासन कार्य करती हैं, अर्थात सामान्य हित साध्य है और शासन साधन है। दूसरा है संविधान का आर्थिक आधार। अरस्तु ने संविधान के संचालन में आर्थिक वर्गों के महत्व को स्वीकारा है। उसके अनुसार धनिक तंत्र अथवा अल्प तंत्र का आधार संपन्न वर्ग है। इसी प्रकार संवैधानिक तंत्र का आधार मध्यम वर्ग है और लोकतंत्र का आधार निर्धन वर्ग होता है। अगली विशेषता है शासन में परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत। अरस्तु का मत है कि कोई भी संविधान सदैव के लिए स्थायी एवं शाश्वत नहीं होता है, अपितु परिस्थितियों के अनुसार संविधान बदलते रहते हैं। अरस्तु के अनुसार संविधानों में यह परिवर्तन एक निश्चित चक्रीय क्रम में होता है। सबसे पहले राजतंत्र की स्थापना होती है, किंतु कुछ समय बाद यह विकृत हो जाता है और निरंकुश तंत्र में बदल जाता है। निरंकुश तंत्र के अत्याचार से दुखी राज्य के संपन्न व प्रभावशाली लोग क्रांति द्वारा निरंकुश तंत्र का अंत करके सामान्य हित में कुलीन तंत्र की स्थापना करते हैं, किंतु कालांतर में कुलीन तंत्र भी विकृत हो जाता है और तब धनिक तंत्र की स्थापना होती है।
इसके कुशासन से पीड़ित अधिकांश मध्यम वर्गीय नागरिक धनिक तंत्र का अंत करके संवैधानिक तंत्र या संयत प्रजातंत्र की स्थापना करते हैं। कालांतर में संवैधानिक तंत्र भी भ्रष्ट हो जाता है और अपने विकृत रूप लोकतंत्र या भीड़ तंत्र में बदल जाता है। इससे इस कुशासन का अंत कर किसी ऐसे वीर पुरुष द्वारा किया जाता है जो अनेकानेक गुणों से संपन्न होता है और सामान्य नागरिक जिसे नायक मानते हैं, यह नायक पुनः राजतंत्र की स्थापना करता है। इस प्रकार अरस्तु शासन के चक्रीय सिद्धांत को स्वीकार करता है, अर्थात राजतंत्र निरंकुश तंत्र में, निरंकुश तंत्र कुलीन तंत्र में, कुलीन तंत्र धनिक तंत्र में, धनिक तंत्र संयत लोकतंत्र में और संयत लोकतंत्र भीड़ तंत्र में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है और अंत में फिर भीड़ तंत्र का अंत होता है और फिर राजतंत्र की स्थापना होती है। अर्थात कोई भी संविधान या कोई भी शासन स्थायी नहीं है। अब है अरस्तु के संविधानों के वर्गीकरण की आलोचना। पहला, अरस्तु राज्य संविधान तथा शासन में अंतर नहीं करता है। वह अपने संविधानों के वर्गीकरण को ही राज्यों का वर्गीकरण मानता है। वस्तुतः यह न संविधानों का वर्गीकरण है और न राज्यों का। यह तो वास्तव में शासनों का वर्गीकरण है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अरस्तु संविधान, राज्य तथा शासन इन तीनों में अंतर करने में असमर्थ रहा है। दूसरा है, अरस्तु ने अपने वर्गीकरण में संख्या, गुण, आर्थिक वर्ग आदि का उल्लेख किया है, किंतु उसने विभिन्न संविधानों में इनमें से विभिन्न तत्वों को महत्व दिया है। इससे उसके विवरण में एक सुनिश्चितता नहीं दिख पड़ती और समस्त विवरण अस्पष्ट हो जाता है। अगला है, संविधानों के परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत अनैतिहासिक। ये जरूरी नहीं है कि राजतंत्र निरंकुश तंत्र में बदले या निरंकुश तंत्र कुलीन तंत्र में और कुलीन तंत्र वर्ग तंत्र में धनिक तंत्र में बदले या धनिक तंत्र संयत प्रजातंत्र और संयत प्रजातंत्र लोकतंत्र में चेंज हो, क्योंकि इतिहास में अभी ऐसे कोई उदाहरण नहीं मिले कि ऐसे चेंज हुआ है, ऐसे परिवर्तन संविधानों में हुआ है, सरकारों में हुआ है। तो इस दृष्टि से भी यह अरस्तु के चक्रीय सिद्धांत को अनैतिहासिक माना गया है। अगला है, प्रजातंत्र की निंदा अनुचित। अरस्तु ने अपने वर्गीकरण में प्रजातंत्र को भीड़तंत्र माना है और अपने वर्गीकरण में इसे विकृत शासन प्रणाली बताया है, किंतु आधुनिक युग में यह सिद्ध हो चुका है कि प्रजातंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। अगला है, वर्तमान युग में अनुपयुक्त। आधुनिक में इस वर्गीकरण को उपयोगी नहीं माना जा सकता है। आधुनिक युग में राजतंत्र तथा कुलीन तंत्र जैसी शासन प्रणालियां मौजूद नहीं हैं। इसके विपरीत आधुनिक युग में अनेक ऐसी शासन प्रणालियां हैं जिन्हें अरस्तु के वर्गीकरण में स्थान नहीं दिया जा सकता है, जैसे संसदात्मक शासन, अध्यक्षात्मक शासन आदि। अंत में निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है, यद्यपि आधुनिक युग की दृष्टि से अरस्तु का संविधानों का वर्गीकरण स्वीकार करने योग्य नहीं है, किंतु राजनीति विज्ञान के इतिहास में उसका विशेष स्थान रहा है। वस्तुतः मध्य युग तक उसके वर्गीकरण को आदर्श वर्गीकरण के रूप में स्वीकारा जाता था और यह कहना उचित होगा कि अप्रत्यक्ष रूप से इसने आधुनिक वर्गीकरणों के लिए पृष्ठभूमि का कार्य किया है। आधुनिक युग की दृष्टि से अरस्तु के वर्गीकरण में भले ही अनेक कमियां हैं, किंतु इस वर्गीकरण में कुछ ऐसे आधारभूत तथ्यों की ओर संकेत किया गया है जो शाश्वत महत्व के हैं। अरस्तु ने इस तथ्य पर बल दिया है कि एक अच्छा शासन वही होता है जो सामान्य हित की वृद्धि करता हो। उसने अपने वर्गीकरण द्वारा विभिन्न शासन प्रणालियों तथा आर्थिक वर्गों के आपसी संबंधों को स्पष्ट किया है तथा बताया है कि मध्यम वर्ग राजनीतिक क्षेत्र में अतिवाद का विरोधी होता है और राजनीतिक स्थायित्व का समर्थक होता है।